अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर पंजाब स्पीक्स में आप सबका खैर मकदम है। कश्मीरी पंडित, इनके बारे में आप बाखूबी जानते हैं कितनी मुश्किलात इनको हुई, कितनी परेशानियां हुई, इनकी माइग्रेशन हुई, फिर इनका सरवाइव करना जम्मू में आके या इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों में। तो राकेश पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे राकेश जी से कि किस तरह से मुश्किलात आई हैं, क्या वक्ती जो सरकार है वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या इनका जो ज़रिया माश है उसमें किस तरह इनकी मदद कर रही है। राकेश जी खैर मकदम है पीर पंजाब स्पीक्स में। शुक्रिया आपका। राकेश जी, किस तरह से देखते हैं इतनी मुश्किलात के बाद सरवाइव करना कितना मुश्किल है? सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मामले में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये इतना कहूँगा आपको कि मेरा दिल चाहता है कि दुश्मन को भी वो दिन नहीं देखने चाहिए जो वो दिन हमने देखे न देखे। मैं ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से यही हर वक्त प्रार्थना करता हूँ कि जो वो समय था वो कैसे निकाला, और शुक्र है भगवान का कि हमें हिम्मत मिली और आज हम अपने टांगों पर सर्वाइव करें। आप ये बताइए मुझे, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना घर बार, मतलब मैं कहता हूँ कि चाय बनाने के वो पतीला भी वो भी छोड़ के वहाँ आएगा और यहाँ से 35-40 रुपए का स्टोव लेके फिर नई जिंदगी स्टार्ट करे एक परिवार के साथ, अननोन जगह, जो ना उसके फेवर में एटमॉस्फेयर था, ना उसके फेवर में वहाँ का माहौल था, न जो उसके फेवर में वहाँ का मौसम था। हर कोई चीज़ अलग था, भाषा भी अलग थी, हर कोई चीज़ उसमें जिस तरह हमने सर्वाइव किया है वो हम जानते हैं। तो वक्तन फ़क्तन हम गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी जो उस वक़्त चाहिए था हमें मदद, वो भी किया गवर्नमेंट ने, उसका भी जिस हिसाब से उस वक्त की कंडीशन थी तो वो भी हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार थे। फिर भी हमारी कम्युनिटी ने सर्वाइव कैसे किया, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, पढ़ाई को हमने बरकरार रखा, बच्चों को पढ़ाया। आज आप देख रहे हैं कि हम अपने आप को एक फ़ख्र महसूस कर सकते हैं कि दुनिया में आज किसी भी कोने में, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी जगह आप जाइएगा, वहाँ एक कश्मीरी हिंदू लड़का या एक बच्ची मिलेगी आपको जो अपनी सलाहियतों के मतलब उस पर मदद पर वहाँ तक पहुँची है और वो अपना काम संभाल रही है। कौन सब कश्मीर में जो इमलाक है आपकी, जो जायदाद हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, क्या समझते हैं? मैं भी वो बदकिस्मत इंसान हूँ जिसका 3 मंजिला मकान नजर आतश किया गया। आज वो मलबे का ढेर है, सेब का बाग है वो काट दिया गया, अखरोट के पेड़ थे वो भी कुछ काट दिए गए। फिर हमने थोड़ी सी हिम्मत 2012 में की तो हमने थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी को संभाला है और वक्तन फ़ौक्तन वहाँ जाते हैं। वो भी अपने वहाँ मुस्लिम यार दोस्त भाई बंधु उनकी मदद से हमें वो कर रहे हैं। तो शुक्र ऊपर वाले का कि, मगर ये है कि जो हम उस वक्त वहाँ जो छोड़ गए थे सारा कुछ, वो सब कुछ उसका नुकसान हो गया। जाहिर सी बात है जो नुकसानात होते हैं उनकी भरपाई तो मुश्किल है, खासकर जानी नुकसान की भरपाई तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी सर्वाइव के लिए कोल साहब कह रहे हैं कि वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जायदाद को, माल को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल। अब हम जब जाते हैं वहाँ वो हमारे साथ शाना बशाना वहाँ चलते हैं, जहाँ कुछ काम होता आजकल वो हमारे साथ है वहाँ, क्योंकि एक 90 का जो जहन और वो जो वक़्त था और जो आज है बहुत फ़र्क है। मैं 90 के उस दशक में जाना चाहूँगा। बाज़ लोगों का यहाँ ये कहना है कि जो पंडित बरादरी है उस वक़्त वहाँ एक साजिश के तहत इनको निकाला गया था। देखिए, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, जब तक उसको तथ्य और रियलिटी का पता नहीं है। मेरे खिलाफ क्या साजिश हुई, साजिश सब कुछ पता, साजिश कहाँ से हुई, किसने की, कौन था, ये कोई बात छुपी नहीं है। कौन उस वक्त सरकार थी, कौन सरकार चला रहा था, सरकार किस तरह बनी और कश्मीरी पंडितों को कैसे टारगेट बना दिया गया मजहबी रंगत के साथ, वो सब कुछ सामने आज एक कश्मीरी जो मेरी एज का वो सामने बता देगा। आज ओपनली बोलते हैं। मैं हमारा एक जान पहचान वाला बांडीपुर, उसने परसों बोला है कोई किसी को कहीं पार्टी का कुछ बना, कहते ये तो वही है जिसने जगन्नाथ को मेरे सामने मारा। मैं 13वीं में पढ़ता था, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाने गया तो मेरे सामने मारा उसने। आज वो बात नहीं, आज वो बात सब कुछ सामने है। आज हर कोई बोलने के लिए तैयार है। ये हम बदकिस्मती इसलिए कह रहे हैं कि FIR तक उस वक्त कोई इलाज नहीं हुआ। जो अगर मेरा 3 मंजिला मकान था जिसको वैल्यू 10-12 लाख था, उसका क्या 1,80,000 वैल्यू हो सकता है? वो वही जो वहां पर उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो चाहे लोकल सतह पे थी या चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी या डिवीजन लेवल पे थी, सब ने कोताही की उस वक्त। हर किसी ने कोताही की, आंख बंद कर दी। उसके साथ साथ जो शासन कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली से शासन चलता था या कश्मीर से, उन्होंने भी आंख बंद कर दी।
जिसकी वजह से हमें वहां से पलायन करना पड़ा। और पलायन का जो आपको मैं वो दृश्य अगर मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, आप भी नहीं रुकेंगे, आपके आंखों में आंसू आएंगे। वो हमने देखा, हमने झेला है। अब हमारे उस पलायन का भी मजाक बना रहे हैं, तो शर्म मुझे भी आती है कि ऐसे लोग उसका भी मजाक बना रहे हैं। कौल साहब, अगर बात करें जो अमवात हुई हैं, वो हिंदू पंडित जो हैं वो भी लुकमे अजल हुए, और दूसरी कम्युनिटी में देखा जाए मुस्लिम तबका जो है वहां भी अमवात हुई हैं। देखो, आप इन दोनों के दरमियान किस तरह से देखो, इंसान कोई भी मरे, इंसान मरता है। मैं इस पर रंगत नहीं दूंगा मजहब की, चाहे किसी की भी मौत हो। इस वक्त भी दुनिया में अगर किसी की मौत होती है वो बिल्कुल गलत है, और उसको हम निंदा करते हैं, नहीं होनी चाहिए किसी की। इंसान का किसी को मारने का कोई हक नहीं मिलता है। बेसिकली जब वहां 90 में हुआ, हालात कैसे हुए, तो टारगेट कश्मीरी पंडित था वहां, सबसे पहले वही था, सबसे पहले वही था। जब हम निकले फिर तो वहां जो सेक्युलर कुछ लोग थे जो बेचारे वो आ गए उसकी साथ में, उन्होंने पलायन किया। फिर वहां आपस में ऐसी सिचुएशन बन गई कि हर मोहल्ले के बाद एक एक ग्रुप, एक एक वो पार्टी बन गई। जिस कश्मीर डिवीजन में उस एक वक्त 166 मिलिटेंट तंजीमें बन गई थी, वहां क्या कह सकते हैं आप? वहां किसको आप सेफ रख सकते हो? उसके बाद जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं किया उस टाइम पे। अगर गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ा सा हिम्मत की होती, एक्शन किया होता, तो ऐसे हालात नहीं देखने थे। चाहे कहीं भी जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा मिलिटेंसी से अगर इफेक्ट हुआ, तो उस वक्त गवर्नमेंट की वजह से हुआ। अगर गवर्नमेंट मुस्तैद होती थी तो नहीं होना था ये चीज। अगर अवाम बेदार होता था, अवाम किसी के बहकावे में नहीं आता, तो ये दिन नहीं देखना होता। 5 अगस्त के बाद सरकार का ये मानना है कि नॉर्मेलिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको अगर वापस जाना पड़ेगा कश्मीर, यानी जाना चाहिए मुझे लगता है, और क्या कितना तहफ़्फ़ुज़ आपको मिलेगा, या अपने आपको यकीन है कि आप वहाँ सेफ रहेंगे? देखिए, आप 5 अगस्त की बात तो मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट के पास है। हर कोई जाना, जो परिंदा भी सवेरे निकलता वो भी शाम को कोशिश करता है कि मैं अपने घोंसले में पहुंचना चाहता हूँ। वही हाल इस कश्मीरी पंडित का भी है। 34 साल से वो कहता है कि मुझे अपना वो आशियाना कहाँ गया, मेरा आशियाना कहाँ गया। आप देखिए, जहाँ जो 4 मंजिले मकान वाले को आप एक कमरे में, उसकी फैमिली क्या करेगा वो? तो कितना इसके ऊपर वो, जहाँ उसकी बेटी भी वही, बीवी भी वही, माँ भी वही, बहन भी वही, उसको आप देखिए उसने कैसे वो दिन निकाले होंगे। ये चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका भरपाई कभी होगी नहीं। फिर भी हम गवर्नमेंट के साथ हर वक्त ताउन करते हैं। हम वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ हर वक्त शाना बशाना है। मैंने उनको एडवाइस भी की थी, जो वहाँ उस एक वक्त पर बड़ी मतलब कद में थे। मैंने उनको बोला, आप एक लाहीअमल बनाइए, आप हमारे पास आइए, गले मिलिए, दूरियां दूर कर लीजिएगा। देख मर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट की अपनी प्रोसेस, अपनी पॉलिसीज वो उस हिसाब से कर रही है, तो मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे अपना घर चाहिए, मैक्सिमम अपना घर चाहते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। सियासत के अलावा अगर देखा जाए, इंसानी तौर पर ये फर्ज बनता है हर वहाँ के बाशिंदे का भी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिन लोगों के आशियाने नजर आतश हुए हैं, जो अपने इमलाक जायदाद वहाँ छोड़ के आए हैं। जैसे कौल साहब ने कहा कि 2 मंजिल मकान था इनका और इनको एक कमरे तक महदूद कर दिया गया है। उनकी वापसी के लिए मुझे लगता है मौसर इकदाम सरकारों को भी, वहाँ के लोगों को भी आगे आके मिल के दूरियां ख़त्म करके उठाना चाहिए। कौल साहब, एक कन्फ्यूज़न थी यहाँ बड़ी, जो कुछ देर पहले एक फिल्म जो आई थी कश्मीर फाइल्स को लेके, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक साइड दिखाई है, क्योंकि दूसरी साइड अगर देखा जाए, बहुत बड़े बड़े ऐसे वाकयात मामलात हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। जैसे मैं जिक्र करूँ, मैं पुंछ से आता हूँ, सुरनकोट से। हमारे गांव में एक जगह पे 16 लोगों को नजर आतश कर दिया गया था, और दूसरी जगह पे भी कम से कम कमोबेश 18-19 लोगों को मारा गया था। तो वो जिक्र क्यों नहीं है? देखिए, आपकी बात सही है। कश्मीर का नाम कश्मीर फिल्म ही पड़ा है। सबसे पहले उस बात पर जाइएगा। कश्मीर का नाम मैंने पहले भी बोला कि दुनिया में चर्चित है, चाहे उसमें कश्मीरी मुस्लिम है, कश्मीरी हिंदू है, ये चर्चित है। जो कश्मीर फाइल आई, मैं ज्यादा नहीं जान, क्योंकि इस पे ना जो उसको दर्शाया गया वो बहुत कम है। 2 ही एपिसोड इस पे। उसमें मेरे पड़ोसी जिसकी आंखें निकाली, सिगरेट बिट दिए गए, उसके बाद उसको लटकाया गया, वो मेरे इलाके का ही है। मेरे इलाके ही वो दोनों केस है। और वो एयरफोर्स वाला है, वो एक एपिसोड। अगर आप देखेंगे उस वक्त क्या क्या हुआ, जो नहीं सामने आया,
हुआ बहुत कुछ, अब हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। गलतियां बहुत हुई है उस वक्त, उनकी भरपाई नहीं हो पाई। आप ये कहेंगे वो बहाना ये बहाना, ऐसा नहीं होता है। जुल्म हुआ है, एक कम्युनिटी को उस वक्त इनिशियल स्टेज पे टारगेट बनाया गया है, ये बात कहीं छुपी नहीं है। अब सियासत करने वालों को सियासत करनी है, तो अगर उनको किसी को आपत्ति है, वो भी जिस तरह मैं बोलूँ, हर आज ये हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, वो क्यों ना बनाते हैं, वो भी उनको अपना दर्शाइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रियलिटी में छुपाने से क्या होगा। यहाँ हर वक्त हर किसी चीज का मजहबकरण किया जाता, नहीं करना चाहिए। मेरे पड़ोस में एक टेम्पल है, मार्टन टेम्पल है, आज का नहीं है, 2000 साल पहले का है। मैंने एक दो वो ASI के पास कब्जे में है, उसकी कोई रेनोवेशन नहीं हो रही। वो उस टेम्पल का एक ऐसा है कि उसको एक उस वक्त की घड़ी, आज मोबाइल है, वो घड़ी का काम करता था, उसको सन टेम्पल इसलिए कहते थे। तो उस पर भी मजहबकरण किया जाता है। मैंने बोला कम से कम एक IIT के इनको तलबा को भेजो, वो उस पर सर्वे करे, उस पर टेक्नोलॉजी क्या लगी थी बनने में, मतलब एक अच्छाई के लिए। मैंने बोला बच्चे सीखे इस ऐसी क्या टेक्नोलॉजी, आज भी वो 2000 साल वो शिलाई अभी भी पड़ी है। खैर मैं आपके इलाके में गया हूँ, इधर गूल में गया हूँ, गूल संगलदान गया हूँ, वहां भी कुछ मैंने वो ऐसी चीजें देखी है, उन पर हमें सर्वे करना चाहिए। वो किस तरह है, क्या है, कैसे बना है। आज तो हम बिल्डिंग बनाती है, वो 2-4 साल 5 साल में डिग जाती है। कुछ चीजें अच्छी बोलने में भी मजहबकरण करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। इस जम्मू कश्मीर में यही बात है। एक बात कश्मीर में बोलो, दूसरी जम्मू, तीसरी दिल्ली में, सत्यानाश कर दिया जम्मू कश्मीर के आम लोगों का। कोल साहब का इशारा आप बाखूबी समझ गए होंगे, तो मैं यही कहता हूं, ऐसे सियासतदान से आप बच के रहिएगा जो हर जगह पे अपना रूप बदले। कोल साहब, दिल से हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग वापस अपने घरों में जाएं, अपने आशियाने संभालें, अपनी जायदाद संभालें। सरकार को, आपको, वैली के लोगों को क्या ऐसा लाएअमल इख्तियार करना चाहिए कि आप अपने घरों में जाएं, फिर से उस जन्नत में देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को इसमें लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जो जाना चाहता है। देखिए, जो 47 से पहले निकल चुका है, उसका कोई हक नहीं बनता है। दूसरे मजहब को कोई हक नहीं बनता हमारे में इंटरफेयर करने का। किसी सियासी लीडर को ये नहीं बनता हक। ये गवर्नमेंट और इस कम्युनिटी के बीच में है। इस कम्युनिटी के चंद नुमाइंदे जिनको लगता है एक इलेक्शन करिए, उन नुमाइंदे से बात करिए, एक डिसीजन ले लीजिए और क्या होना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले रहने की जगह तो सिक्योर होना चाहिए। ये चीजें जब हो, उसके बाद उस किस्म का माहौल होना चाहिए जहाँ तभी सहूलियात हो, पढ़ाई की सहूलियात हो, हर कोई फैसिलिटी हम जाने के तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर पहले उस चीज का प्लेटफॉर्म तो बनाइए ना। कौन सा पीर पंचाल स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस वक्त। और हमारी तरफ से आप यही है कि दुआएं हैं, आप तरक्की करो और आगे बढ़ो। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राकेश कोल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि सरकार को चाहिए कि एक मौसर तरीके से इक़दाम उठा के सबसे पहले इनके जान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दें, ताकि फिर इनको कश्मीर में वापस जाएं और अपने घरों में, आप जन्नत बेनज़ीर जिसको कहा जाता है, उसमें फिर से रहे। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पीर पंचाल स्पीक्स के साथ।